लोग आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाइयाँ भी अच्छे से चल रही होंगी। तो बेटा एक नया सेशन मैं लेके आया हूँ जहाँ पर हम अगेन देखेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। तो पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था यार कि एरर एनालिसिस हम क्यों करते हैं, उसके साथ साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम भी डिस्कस किए थे, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट डिस्कस किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए थे कि कौन कौन सी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें हमने एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस किया था कि एक्यूरेसी क्या है, और उसके साथ साथ हमने गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बारे में भी वहीं पे डिस्कस कर लिया था। तो एक्यूरेसी की जहां तक बात करें बेटा, क्या होता है, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल। मतलब कोई भी रीडिंग आप ले रहे हो तो वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, वही क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी कहलाएगा। अगर हम बात करें कि हम हमेशा चाहते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, और उसका एरर क्या रहे, हमेशा कम रहे। तो एक्यूरेसी क्या है, इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के पास कितना ज्यादा क्लोज आपकी रीडिंग है या मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना ही कम होगा, आपकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एक्यूरेसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बारे में डिस्कस किया था कि यह हमेशा मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। जब भी हम एक्यूरेसी को इन टर्म्स ऑफ एरर लिखते हैं तो हमेशा वो गारंटीड एक्यूरेसी एरर होता है। यह हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया जाता है बेटा, और मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं करते। फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट हमेशा गारंटीड एक्यूरेसी एरर कांस्टेंट होता है। और मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर हमेशा वैल्यू फॉर्म में कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रू वैल्यू चेंज करते जाते हो वैसे वैसे आपके लिमिटिंग एरर भी चेंज होते रहते हैं। और फिर हमने आपको फाइनली बताया कि अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, देन उस इंस्ट्रूमेंट से आप हमेशा फुल स्केल के नियरर रीडिंग लेना, हमेशा मेजरमेंट उसके नियरर करना है, क्लोजर टू द फुल स्केल। अदरवाइज जैसे जैसे आप फुल स्केल से इनिशियल या बिगनिंग ऑफ स्केल आते हो, वैसे वैसे आपका एरर, लिमिटिंग एरर बढ़ता रहता है और एक्यूरेसी घटती रहती है। तो हमेशा डिजायरेबल ये होता है कि जब भी हम कोई भी रीडिंग लें तो हमेशा नियरर टू फुल स्केल लें या सेकेंड हाफ में लें, ताकि हमारा एरर हमेशा कम रहे और एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा रहे। तो आज की क्लास में अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, आज का टारगेट एक बार हम देख लेते हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सर यही तो चल रहा था यार, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई बात नहीं है, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे बेटा, एक्यूरेसी हमने डिस्कस कर ली है। आज हम बाकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजायरेबल। अब बाकी जितनी भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और जितनी भी आपकी अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मतलब आज की क्लास का हमारा टारगेट ही है कि डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आ रही थी, एक्यूरेसी आ रहा था। एक्यूरेसी हमने आपसे डिस्कस कर लिया है कि आपका जो भी मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज रहेगा, डिफरेंस इन दोनों के बीच जितना कम रहेगा, एरर हमेशा कम आएगा, एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा होगी। उसके बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्रिसीजन के बारे में कि प्रिसीजन क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन के बारे में कि रिजोल्यूशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम डिस्कस करेंगे यहां पर सेंसिटिविटी के बारे में। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमेशा एग्जाम में यार पूछे जाते हैं, और हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी चीजें हैं, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, और सेंसिटिविटी क्या है। उसके साथ साथ अगर हम देखें अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे डेड टाइम क्या होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। उसके बाद देखेंगे डेड जोन क्या है इंस्ट्रूमेंट में। फिर हम देखेंगे हिस्टैरिसीस एरर क्या होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, हिस्टैरिसीस एरर के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। उसके साथ साथ अगर देखें तो फाइनली हिस्टैरिसीस एरर के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसी में आप देखें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक आपके प्रॉपर्टीज हैं लीनियरिटी, लीनियरिटी क्या है, और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी क्या होती है। तो ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपकी लीनियरिटी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है। तो आज की क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस होने वाली हैं, आपको एक आइडिया मिल गया होगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि हम इंस्ट्रूमेंट की डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो कौन कौन सी हैं। डिजायरेबल का मतलब जो वांछनीय है, कौन कौन सी बेटा, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, लीनियरिटी एंड रिलायबिलिटी। हमने ऑलरेडी एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो हम देखेंगे डेड टाइम, डेड जोन, हिस्टैरिसीस एरर एंड
थ्रेशोल्ड के बारे में। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं और सेशन में आपको बहुत मजा भी आने वाला है और बहुत ही बारीकी से हर कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के ये चीजें आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बेटा हमने देखा है कि इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मली इवन बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है कि वो प्रिसीजन, एक्यूरेसी, इन सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस उसका बता नहीं पाते हैं। तो हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, डेफिनेटली मैं ये आपको एश्योर करता हूं। बस आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है सर, तो आते हैं, चलिए यहां पर सबसे पहला एक्यूरेसी हमारा हो गया है, हम डिस्कस करते हैं प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन क्या है इसको समझेंगे। जब भी बेटा हम बात करें कि प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन का मतलब होता है इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो क्वांटिटी आप बार मेजर कर रहे हो, अगर बार बार उसी के आसपास आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि क्लोजनेस क्या है, ज्यादा है। बार बार सेम क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर पा रहे हो, देन यही डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू हमेशा प्रिसीजन कहलाता है। तो आप कहते हैं कि यार हाँ, हम प्रिसाइज मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारी रीडिंग आ रही है वो बार बार आपस में देखा जाए तो काफी क्या है, क्लोज है। इसका मतलब आपका मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज है। इसको दो तरीके से हम समझते हैं। सर आपने ये बताया कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी कहलाता है। लेकिन डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू ये हमेशा क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। अब इन दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। मतलब कि जो भी ट्रू वैल्यू के क्लोज आप जा रहे हो, दैट मींस आप एक्यूरेसी ज्यादा कर रहे हो। लेकिन अगर बार बार आप क्या कर रहे हैं कि क्लोज्ड मेजरमेंट कर रहे हैं, जो कि वैल्यू ट्रू वैल्यू के आसपास है या नहीं है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक ऐसी क्वांटिटी एक बार मेजर कर रहे हो, अब सेम क्वांटिटी या उससे आसपास क्वांटिटी बार बार अगर मेजर कर पा रहे हैं, तो यह है क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू। तो क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमेशा बेटा एक्यूरेसी कहलाएगा। तो इसका मतलब, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लिया हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, या दो ऑब्जर्वर हैं जो कि मेजरमेंट कर रहे हैं। तो हमने मान लिया एक मेजरमेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट 1, और यहां पर दूसरा मेजरमेंट हम लेते हैं, ये है आपका मेजरमेंट 2। यहां दो मेजरमेंट हम करने वाले हैं बेटा, मेजरमेंट फर्स्ट और मेजरमेंट सेकंड। मान लिया हमने क्या किया, पहला जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो यहां पर हम डिफरेंट क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं पर्टिकुलरली, उसको हम बार बार उसका मेजरमेंट कर रहे हैं और कौन कौन सी रीडिंग हमें मिल रही है, सब यहां पे डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग हमें मिल रही है। सपोज वो रीडिंग हमने लिया 10.5, उसके बाद रीडिंग है 10.4, उसके बाद रीडिंग है 10.3। मान लिया हम किसी भी सर्किट में करंट को मेजर कर रहे हैं और करंट हमारा उस सर्किट में क्या है, पहली रीडिंग लिया तो 10.5 एम्पियर आया, दूसरी रीडिंग लिया तो 10.4 एम्पियर आया, फिर अगेन हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो इस बार 10.3 एम्पियर आ रहा है। जबकि अगर देखा जाए कि जो एक्चुअल करंट है वो हमने क्या बोला, या ओरिजिनल करंट उस सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं यार, हम मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट में हमें पता है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 10 एम्पियर है। लेकिन जब हम बार बार रीडिंग को ले रहे हैं, डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग हम ले रहे हैं बाई परफॉर्मिंग मेजरमेंट के दौरान, देन वहां पर हमें क्या वैल्यूज मिल रही है, 10.5 एम्पियर, 10.4 एम्पियर या 10.3 एम्पियर। तो ये डिफरेंट रीडिंग मिल रही हैं। तो बेटा इन डिफरेंट रीडिंग में अगर देखा जाए तो यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस है 0.1 एम्पियर का, यहां पर डिफरेंस कितना है, 0.1 एम्पियर का। मतलब इनके बीच अगर देखा जाए तो क्लोजनेस क्या है, काफी ज्यादा है। दैट मींस ये दोनों एक दूसरे के काफी क्या है, क्लोज हैं। बिकॉज 10.5 या 10.4 ये दोनों रीडिंग से एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हमारा जो मेजरमेंट है वो कैसा है, प्रिसाइज है। यहां पर एक्चुअल वैल्यू अगर देखा जाए तो एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी है, एक्चुअल वैल्यू हमारी है 10 एम्पियर। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा मेजरमेंट देखते हैं। मेजरमेंट सेकंड में सेम एक्चुअल वैल्यू हमने वही रखी है, हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, जो करंट हम मेजर करने वाले हैं उस करंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर।
अब बेटा यहां पर अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग हमें क्या मिल रही है, अगर हम यहां पे रीडिंग की बात करें, एक मिनट, यहां पे एक्चुअल वैल्यू हमने मान लिया, यहां पे देखिए 1 मिनट, हमने मान लिया यहां पे एक्चुअल वैल्यू 10 एम्पियर न लेके एक्चुअल वैल्यू हमने ले लिया 8 एम्पियर। ध्यान रखना इस बार थोड़ा सा एक्चुअल वैल्यू बस हम चेंज कर रहे हैं यार, मतलब वही है, यहां पर एक्चुअल वैल्यू हमने कितनी ली है 8 एम्पियर। दूसरा मेजरमेंट समझते हैं, पहले दूसरा मेजरमेंट देख लेते हैं, इसमें भी डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं। डिफरेंट रीडिंग्स कितनी आ रही हैं, सपोज हमारा जो रीडिंग आ रहा है वो 8.5 एम्पियर। उसके बाद अगर देखें तो यहां पर जो रीडिंग आ रही है वो हमारी आ रही है 8.1 एम्पियर। देन उसके बाद रीडिंग अगर देखें तो 7.6 एम्पियर। तो यहां पे ये डिफरेंट रीडिंग आ रही है 8.5 एम्पियर, 8.1 एम्पियर, 7.6 एम्पियर। तो यहां पर बेटा अगर देखा जाए तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू 8 एम्पियर है और ये डिफरेंट रीडिंग्स आपको मिल रही हैं जहां पर 8.5, 8.1 या 7.6 एम्पियर है। तो अब ध्यान से समझिएगा, जब आप पहला मेजरमेंट कर रहे हो तो पहले मेजरमेंट के दौरान अगर देखा जाए तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 8, लेकिन जब हम मेजर्ड वैल्यू देखें तो ये 10.5, 10.4 या 10.3 है। तो आप बताइए जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है वो लगभग क्या है, 2.5 एम्पियर या 2.4 एम्पियर या 2.3 एम्पियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू ये ज्यादा है। तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी क्या है, हमेशा लो रहेगी। बिकॉज यहां पर आप देख रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज मोर। एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, ज्यादा है। और अगर इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा है तो यहां पे एक्यूरेसी क्या है, कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो एक्यूरेसी है वो लो है। लेकिन अगर देखा जाए कि जो भी हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं बार बार, तो वहां पर उन दोनों क्वांटिटीज या उन दोनों रीडिंग्स के बीच अगर देखा जाए तो उसके बीच जो डेविएशन है वो बहुत स्मॉल है। दैट मींस ये जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है ये एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। और बेटा अगर एक दूसरे से काफी क्लोज है, आप देखिए कितना डिफरेंस है, 0.1, 0.1, तो ये एक दूसरे से काफी क्या है, क्लोज हैं। इसका मतलब इसका प्रिसीजन क्या है, हाई है। तो यहां पर इसका जब हम प्रिसीजन देखेंगे तो प्रिसीजन हमेशा क्या होगा, हाई। तो एक्यूरेसी क्या है यहां पर कम है, लेकिन इसका प्रिसीजन क्या है, हाई है। तो बेटा प्रिसीजन क्या है, इट इज द क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू के बीच जो क्लोजनेस है, जो समीपता है, जो निकटता है, यही हमेशा क्या कहलाएगी, प्रिसीजन कहलाएगी। और इसका मतलब नहीं हम कह रहे हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिसीजन है वो ज्यादा है लेकिन उसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, कम। तो याद रखना एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि डेविएशन की कम से कम होना चाहिए मेजर्ड और ट्रू वैल्यू के बीच में। तो क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू एक्यूरेसी कहलाती है, लेकिन क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू ये हमेशा प्रिसीजन कहलाती है। और हमेशा हम चाहते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उसका प्रिसीजन क्या हो, हाई हो। और बेटा प्रिसीजन डज नॉट गारंटी अबाउट द एक्यूरेसी, मतलब प्रिसीजन एक्यूरेसी के बारे में कोई भी गारंटी नहीं देता है कि सर अगर प्रिसीजन ज्यादा है तो क्या एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और हमने एग्जांपल के थ्रू देख लिया है कि प्रिसीजन ज्यादा है लेकिन एक्यूरेसी हमारी ज्यादा नहीं है, एक्यूरेसी कम है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आते हैं मेजरमेंट सेकंड में। मेजरमेंट में सेकंड में अगर देखा जाए तो एक्चुअल वैल्यू बेटा कितनी है, अब आप बताओगे एक्चुअल वैल्यू कितनी, 8 एम्पियर। और अगर देखा जाए तो मेजर्ड वैल्यू जो है वो 8.5, 8.1 या 7.6। तो यहां पर देख रहे हैं आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखोगे 0.5 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। तो यहां पर इनका जब हम ट्रू वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं तो ये डिफरेंस बहुत कम आ रहा है। दैट मींस ये मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या है, हाई है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देना बेटा कि इन दो रीडिंग्स के बीच अगर देखें क्लोजनेस है या नहीं है, तो ये कितना डिफरेंस है, 0.5 एम्पियर का। यहां पर देखें डिफरेंस कितना है, अगेन 0.5 एम्पियर का। तो आप बताइए इसके रेस्पेक्ट में
यहां पर कितना क्लोजनेस था, केवल 0.1 एंपियर का ही डेविएशन था, लेकिन इन मेजर्ड वैल्यू में कितना है, 0.5 एंपियर का डेविएशन। तो इसके कंपैरिजन में यहां पर डेविएशन क्या है, ज्यादा, यहां पे क्लोजनेस ज्यादा नहीं है, इसलिए इसका प्रिसीजन क्या है, इसका जो प्रिसीजन होगा बेटा वो हमेशा लो होगा। तो एक चीज मैंने आपको बता दिया कि यहां पर एक्यूरेसी क्या है, कम है, दैट मींस इसका प्रिसीजन क्या है, हाई, और यहां पर एक्यूरेसी हाई है सेकंड मेजरमेंट में, लेकिन उसका प्रिसीजन कम है। तो कभी भी ध्यान देना, प्रिसीजन ये गारंटी नहीं देगा कि इंस्ट्रूमेंट आपका एक्यूरेट है। हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट ही हम प्रेफर करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम चाहते हैं कि बार बार हम क्वांटिटी जो हम मेजर कर रहे हैं उनके बीच क्लोजनेस हो, वो आपस में समीप हो, उनके बीच निकटता हो, तो हमेशा हम चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हो, हमेशा हाईली प्रिसाइज हो बेटा। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा क्या है कि प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू। ध्यान रहेगा। तो बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा कि प्रिसीजन क्या है। तो हम ये कह सकते हैं प्रिसीजन इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू के बीच कितनी समीपता है, यही समीपता हमारी क्या कहलाएगी, प्रिसीजन कहलाएगी। तो यही सारी डेफिनेशन हम वन बाय वन लिख लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लेंगे। प्रिसीजन ये गारंटी नहीं देगा कि इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है या नहीं है। चलिए तो आते हैं, एक एक पॉइंट यहां पे हम नोट कर लेते हैं बेटा। चलिए नोट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट प्रिसीजन क्या है, पहले ये समझते हैं। तो जब भी हम बात करें प्रिसीजन क्या है, देन प्रिसीजन इज, इट इज, साथ साथ आप लिखते जाएंगे, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यूज। मतलब मेजर्ड वैल्यूज के बीच जो भी डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, यही डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या कहलाएगी, ये हमेशा प्रिसीजन कहलाती है। अब अगर हम बात करें कि किसी भी गुड इंस्ट्रूमेंट के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा अच्छा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रिसीजन हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, हमेशा हाई होना चाहिए सर। तो हम ये लिख सकते हैं, फॉर गुड इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड पॉइंट, फॉर एनी गुड इंस्ट्रूमेंट हाई प्रिसीजन इज प्रेफर्ड। किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा हमारा प्रिसीजन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसीलिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए हम हमेशा हाई प्रिसीजन क्या करते हैं बेटा, प्रेफर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो हमने ये बोला कि प्रिसीजन कभी भी कोई गारंटी नहीं देता अबाउट द एक्यूरेसी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हाईली प्रिसाइज है, इसका मतलब नहीं कि उसकी एक्यूरेसी हाई होगी, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो हम ये लिख सकते हैं, प्रिसीजन does not guaranteed about the accuracy। मतलब प्रिसीजन कभी भी एक्यूरेसी के बारे में कोई गारंटी नहीं देता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा या नहीं होगा। हाई प्रिसीजन, ऐसा नहीं है जरूरी कि एक्यूरेसी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो प्रिसीजन डज नॉट गारंटी अबाउट एक्यूरेसी। क्लियर है बेटा? ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। लेकिन जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे बेटा, मतलब मैं आपसे पूछूं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो आप बताइए उसके लिए आप ज्यादा एक्यूरेसी चाहोगे या ज्यादा प्रिसीजन चाहोगे। तो पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो है एक्यूरेसी। आप हमेशा चाहोगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले उसकी एक्यूरेसी क्या हो, हाई हो, और जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, प्रिसीजन। तो हमेशा जब भी इन दोनों में अगर पूछा जाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे एक्यूरेसी, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, प्रिसीजन आएगा। तो अगला पॉइंट हम नोट में लिख सकते हैं यहां पर कि फॉर एनी गुड इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। क्या लिख सकते हैं बेटा, फॉर एनी गुड इंस्ट्रूमेंट accuracy is the most important
criteria, most important criteria, and the precision is second most important थिंग। ध्यान रखना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए जो हमेशा एक्यूरेसी क्या है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जबकि प्रिसीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा प्रिसीजन आएगा। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि किसी भी गुड इंस्ट्रूमेंट के लिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जबकि हमारा जो प्रिसीजन है इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सब जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में उसका दूसरा स्थान है, जबकि एक्यूरेसी क्या रहेगी, एक्यूरेसी हमेशा पहला रहेगी। तो आप इसको नोट कर लेंगे। साथ साथ बेटा जब भी मैं बोर्ड पे आपको लिखता हूं तो आप यहां पर बोर्ड पे भी साथ साथ लिखते जाएंगे, तभी आपको चीजें समझ में अच्छे से आएंगी, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी बेटा, ठीक है। अब अगर बात मैं करूं कि नॉर्मली कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली अगर देखें तो जो सबसे कम वैल्यू मेजर करे, कम से कम वैल्यू वो कितनी मेजर कर सकता है, वही उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसे हम बात करें कि सेंटीमीटर स्केल है आपका 0 to 15 सेंटीमीटर का, तो आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। देन वही मिनिमम जो वैल्यू है उसका क्या है, लीस्ट काउंट है। तो वहां पर जो 1 सेंटीमीटर है वो उसका क्या रहता है, लीस्ट काउंट रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर पा रहे हैं वही क्या है, उसका लीस्ट काउंट। या 0.1 सेंटीमीटर, जैसे इंच स्केल पे आप देखोगे कि 1 सेंटीमीटर आप मेजर कर पा रहे हो या 1 इंच में जो भी चीजें हैं, अगर सेंटीमीटर स्केल पे आप 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर पा रहे हो तो इसका मतलब उसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब वो मिनिमम क्वांटिटी जो आप वहां पर मेजर कर पा रहे हैं वही उसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट कहलाएगा, मतलब सबसे कम काउंट जो आप मेजर कर पा रहे हो। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम बात करें कि लीस्ट काउंट मिनिमम होगा तो हमेशा उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट विद अ मिनिमम लीस्ट काउंट इज मोर प्रिसाइज। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर लीस्ट काउंट क्या है, कम से कम है, तो उसका प्रिसीजन हमेशा बेटा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहां पर एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है जो हम नोट कर सकते हैं, द इंस्ट्रूमेंट विथ, हम नोट कर सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट विथ, यहां पर हम एक और चीज नोट कर सकते हैं बेटा, चलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट हम क्या देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट विथ, नेक्स्ट पॉइंट, द इंस्ट्रूमेंट विथ, द इंस्ट्रूमेंट विथ मिनिमम, with minimum least count is more precise, is more precise। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, मिनिमम होता है, वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा प्रिसाइज रहेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि द इंस्ट्रूमेंट विथ मिनिमम लीस्ट काउंट इज मोर प्रिसाइज। तो कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक साथ मैं आपको बता दे रहा हूं कि बेटा यहां पर मैंने आपको बताया, पहला प्रिसीजन क्या है, देन हम ये लिख सकते हैं कि प्रिसीजन क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू। हमने यहां पर दो मेजरमेंट लिया, मेजरमेंट 1 एंड मेजरमेंट 2। पहले मेजरमेंट में आप देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी जो भी रीडिंग है ये एक दूसरे के काफी
क्लोज हैं तो इनकी मेजर्ड वैल्यू अगर काफी क्लोज है तो हमेशा इनका प्रिसीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जब आप एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डेविएशन देख रहे हो तो ये ज्यादा आ रहा, इसका मतलब यहां पर एक्यूरेसी क्या है, कम है। नेक्स्ट अगर दूसरा मेजरमेंट देखा जाए बेटा, तो दूसरे मेजरमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पर जो एक्चुअल वैल्यू 8 एम्पियर है और जो मेजर्ड वैल्यू है ये भी उनके काफी समीप है, दैट मींस काफी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, तो यहां पर एक्यूरेसी क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब आप इन रीडिंग्स के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 0.5 दैट मींस आप यहां पर देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर प्रिसीजन आपका कम है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी प्रिसीजन गारंटी नहीं देता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। फिर हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए हैं। पहला हमने डिस्कस किया द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा हाई प्रिसीजन हम प्रेफर्ड करते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि प्रिसीजन एक्यूरेसी के बारे में कोई भी गारंटी नहीं देता है। अगर इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो इसका जरूरी नहीं मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट भी हो। यहां पर देखें, लास्ट हमने देखा कि किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो प्रिसीजन आता है। फिर हमने आपको बेटा बताया ये कि कभी भी अगर देखा जाए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है, मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, अगर वो कम से कम होगा तो उसका प्रिसीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इंस्ट्रूमेंट विथ मिनिमम लीस्ट काउंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा। क्लियर है बेटा? तो ये चीज हमने सारी की सारी चीजें आज डिस्कस कर ली हैं यहां पर। तो आई थिंक प्रिसीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, कुछ देर बाद देखेंगे। तो आई थिंक प्रिसीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यहां पर आपको नाम से ही पता चल जा रहा है बेटा रिपीटेबिलिटी क्या है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है। तो यहां पे एक टर्म देखिए जो लिखा हुआ है यहां पर, रिपीटेबिलिटी, दैट मींस ये क्या है, एबिलिटी टू रिपीट। मींस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, कोई मेजरमेंट कर रहे हो अंडर द सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब ध्यान रखना कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है। सेम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर आप सेम वैल्यू मेजर कर रहे हो, सेम क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स, देन ये हमेशा क्या कहलाएगा, रिपीटेबिलिटी कहलाएगा। एबिलिटी टू रिपीट द सेम वैल्यू ऑफ मेजरेंड, ability to repeat the same value of measurand multiple times by the same instrument with the observer under the same environmental condition। मतलब सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा मल्टीपल टाइम सेम इनपुट मेजर कर रहा है अगर, देन हमेशा वो क्या कहलाएगा, रिपीटेबिलिटी कहलाएगा। तो रिपीटेबिलिटी को ऐसे आप याद रख सकते हो, इसका नाम ही खुद बता रहा है एबिलिटी टू रिपीट। मतलब सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, हमेशा सेम वैल्यूज रीड कर रहा है, यही क्या कहलाएगी, रिपीटेबिलिटी कहलाएगी बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं अगर डेफिनेशन में बोला जाए रिपीटेबिलिटी क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू मल्टीपल टाइम्स, इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू मल्टीपल टाइम्स with the same instrument by the observer with the same environmental condition। क्लियर है? दूसरा अगर हम बात करें रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब यहां पर है कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल, ध्यान रखना कि रिपीटेबिलिटी में इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम होनी चाहिए, लेकिन जब रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात आती है तो इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट ऑब्जर्वर के द्वारा सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर आप सेम रीडिंग या सेम वैल्यूज मेजर कर रहे हो, देन ये हमेशा क्या कहलाएगा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाएगा। और यही डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट प्रिसीजन कहलाता है। तो जो डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी है ऑफ द मेजरमेंट, ये क्या कहलाएगा बेटा, प्रिसीजन कहलाएगा। तो याद रखना है यहां पे दो चीजें, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है और रिपीटेबिलिटी क्या है। याद रखना रिपीटेबिलिटी सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा ऑब्जर्वर मल्टीपल टाइम्स सेम रीडिंग अगर ऑब्जर्व करता है, देन ये हमेशा रिपीटेबिलिटी कहलाता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिफरेंट ऑब्जर्वर के द्वारा अगर आप सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ सेम रीडिंग
गेट कर रहे हो, देन हमेशा ये क्या कहलाएगा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इट इज द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी। क्या है पहले ये नोट करते हैं। इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस when the same input is measured, when the same input is measured multiple times by same instrument with observer under same condition, तो हमने क्या लिखा बेटा यहां पर, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस व्हेन द सेम इनपुट इज मेजर्ड मल्टीपल टाइम्स। मतलब जब आप सेम इनपुट को मल्टीपल टाइम्स बार बार मेजर करते हैं, तो अगर सेम वैल्यूज आ रही है या वहां पर अगर देखा जाए तो सेम इनपुट आप गेट कर रहे हो, देन सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा ऑब्जर्वर अगर सेम इनपुट गेट कर रहा है, देन यही क्या कहलाएगा, रिपीटेबिलिटी कहलाएगा। तो रिपीटेबिलिटी क्या है, सेम कंडीशन में सेम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर ऑब्जर्वर सेम इनपुट बार बार गेट कर रहा है, देन इसका मतलब ये क्या है, रिपीटेबिलिटी है। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा हम बात करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। क्या है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज, हम बात कर रहे हैं बेटा, ये पहला किसके लिए है, रिपीटेबिलिटी के लिए, दूसरा क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए। तो यहां पे हम लिख देते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस when same input is measured multiple times by same instrument with different observer। यहां पर ध्यान रखना कि ऑब्जर्वर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, with different observer और कंडीशंस भी क्या हो जाएंगी बेटा, डिफरेंट हो जाएंगी, अंडर different conditions। तो ध्यान रखना है कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट ऑब्जर्वर के द्वारा सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर सेम इनपुट आप बार बार मेजर कर रहे हो, दैट मींस ये क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। तो यहां पे ये दोनों चीज मैंने आपको बता दी कि रिपीटेबिलिटी क्या है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है। और अगर देखा जाए कि बार बार आप किसी भी मेजरमेंट में अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सेम रीडिंग को अंडर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस एंड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, प्रिसाइज कहलाएगा, ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। तो बेटा यहां पे आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी होंगी कि रिपीटेबिलिटी क्या है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है। तो ये चीज आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गई होगी कि रिपीटेबिलिटी क्या है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम यहां पर सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। नाम से ही पता चल रहा है, कभी कभी आप देख सकते हो, जैसे कभी हम देखते हैं कि मौसम चेंज होता है, मौसम बदलता है,
तो आपको जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है। दैट मीन्स कोई भी सडन आपका वेदर चेंज हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा नाजुक हो, और उस मौसम के चेंज पर आप रिएक्ट कर रहे हो, आपका आउटपुट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यार कि इसका मतलब हम क्या है, हाईली सेंसिटिव हैं। तो वैसे ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देखा जाए उसकी सेंसिटिविटी क्या है कि फॉर द चेंज इन इनपुट अगर देयर इज अ चेंज इन आउटपुट दैट मींस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेंसिटिव होता है। मतलब अगर हम ये कहें कि सेंसिटिविटी एक्चुअल में क्या है तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। सेंसिटिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या है सर, उस इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट के चेंज और इनपुट के चेंज होने का रेशियो कहलाता है। एंड सेंसिटिविटी कह लेते हैं इट इज अ फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फिगर ऑफ मेरिट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, सेंसिटिविटी है। तो ध्यान रखना है कि सेंसिटिविटी क्या है, इट इज अ फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। क्लियर है बेटा। और हमेशा हम ये चाहते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी हाई रहेगी तो उस इंस्ट्रूमेंट का लोडिंग इफेक्ट हमेशा कम होगा। क्या है लोडिंग इफेक्ट, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी केवल और केवल इतना आप ध्यान रखिए कि इंस्ट्रूमेंट की अगर सेंसिटिविटी हाई होगी तो उसका लोडिंग इफेक्ट हमेशा कम हो जाएगा। क्लियर है। तो सेंसिटिविटी अगर देखा जाए तो सेंसिटिविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। नेक्स्ट इसमें एक और चीज आपको बेटा समझनी है कि अगर हम बात करें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप अगर लीनियर है तो हमेशा जो उसका स्लोप होगा वो हमेशा उसकी सेंसिटिविटी के बारे में बताएगा। और अगर हम बात करें कि इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी हाई है तो उसका लोडिंग इफेक्ट हमेशा कम हो जाएगा। बेटा ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मली सेंसिटिविटी का एक और इंपॉर्टेंट रूल है कि जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल डिजाइन करते हो तो स्केल के डिजाइनिंग के समय भी सेंसिटिविटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, सेंसिटिविटी की बात करें तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब जो हमारी सेंसिटिविटी होती है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। और जब भी हम बात करेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का स्केल हम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर सेंसिटिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो क्या क्या पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन बेटा नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि सेंसिटिविटी क्या है तो सर ने बताया कि सेंसिटिविटी की डिफिनीशन क्या होगी, फॉर द चेंज इन इनपुट, या इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट टू द चेंज इन आउटपुट। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी क्या कर रहा है, एक रिलेशन शो कर रहा है किसके किसके बीच, बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट। तो सेंसिटिविटी प्रोवाइड्स द रिलेशन बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट। तो क्या क्या पॉइंट्स यहां पे लिख सकते हैं, सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी इट इज अ फिगर ऑफ, इट इज अ फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट of the instrument, of the instrument। मतलब इंस्ट्रूमेंट का क्या है, एक फिगर ऑफ मेरिट है। दूसरा सेंसिटिविटी क्या है सर, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। आउटपुट और इनपुट में जो चेंज हो रहा है उसी चेंज का ये क्या है, रेशियो है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जो सेंसिटिविटी होती है वो हमेशा सेंसिटिविटी बराबर कितना, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। ध्यान रखना बेटा, सेंसिटिविटी को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। तो यहां पे ये हमारी सेंसिटिविटी हो जाएगी, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। क्लियर है। तो यहां पर हमें सेंसिटिविटी के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेंसिटिविटी में जो करंट होता है, अगर ज्यादा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, हमेशा कम होगी। याद रखना कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अगर ज्यादा है तो उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी। और अगर सेंसिटिविटी कम होती है बेटा तो उसका लोडिंग इफेक्ट हमेशा ज्यादा हो जाएगा, लोडिंग इफेक्ट हमेशा ज्यादा हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हम यहां पर क्या नोट कर सकते हैं यार, अगला पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि सेंसिटिविटी
कभी भी अगर देखा जाए तो डिजाइनिंग ऑफ द स्केल के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इंस्ट्रूमेंट की अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ज्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चलिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सेंसिटिविटी 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 प्लेज an important role an important role an important role during designing of different type of scale, designing of different टाइप्स ऑफ स्केल। मतलब जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल डिजाइन कर रहे हैं तो वहां सेंसिटिविटी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, और ये ध्यान रखना है जिस इंस्ट्रूमेंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ज्यादा होता है उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी हमेशा कम हो जाती है। तो अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या है, ज्यादा, तो उसकी सेंसिटिविटी हमेशा क्या होगी, कम होगी। मतलब 2 मीटर है हमारे पास, एक मीटर है एक्स और दूसरा मीटर है वाई। ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि एक इंस्ट्रूमेंट आपका ए है और एक इंस्ट्रूमेंट आपका बी है, इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो 20 एम्पियर है, और इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बेटा हमने क्या मान लिया, 10 एम्पियर। फॉर एग्जांपल, केवल एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, हमने इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना माना है, आईए का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है बेटा हमने 20 एम्पियर मान लिया, और आईबी का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो हमने 10 एम्पियर मान लिया। तो अगर आप देखो कि किसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ज्यादा है, ए का, तो इसकी सेंसिटिविटी हमेशा क्या होगी, कम। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कम होगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो सेंसिटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन सेंसिटिविटी ऑफ ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इंस्ट्रूमेंट अगर उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ज्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी हमेशा कम होगी। सेंसिटिविटी ज्यादा होने के कारण हमेशा लोडिंग इफेक्ट या लोडिंग एरर हमेशा क्या रहेगा, कम। तो ये ध्यान रखना है, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिए, इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज हाई सेंसिटिविटी then it has lesser लोडिंग इफेक्ट। ध्यान रखना है, लेसर लोडिंग इफेक्ट। क्या होता है बेटा लोडिंग इफेक्ट, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये चीज अभी आपको ध्यान में रखना है कि अगर इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या है, हाई, तो इसका लोडिंग इफेक्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेटा रिवीजन मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहां पर सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फिगर ऑफ मेरिट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। मतलब इनपुट में चेंज करने पर आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, इसका रेशियो ही क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेंसिटिविटी क्या है, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन इनपुट, और सेंसिटिविटी बराबर कितना होता है, 1/IFSD। IFSD क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। फिर बेटा हमने ये बोला कि सेंसिटिविटी जब भी आप स्केल किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन करते हो तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कम होगा तो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। एक एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि ए और बी दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अलग अलग है, 20 और 10 एम्पियर। देन यहां पर बी की सेंसिटिविटी ए से ज्यादा होगी क्योंकि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये बोला कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर उसकी सेंसिटिविटी हाई है तो इसका मतलब उसका लोडिंग इफेक्ट कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार लोडिंग इफेक्ट आपको बता ही देता हूं कि एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि वोल्ट मीटर है। तो अगर वोल्ट मीटर देखा जाए कि हम कहीं भी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं और ये क्या मेजर कर देगा, वोल्टेज।
लेकिन अगर वोल्ट मीटर का वोल्टेज मेजर करते समय हम ये चाहते हैं कि वोल्ट मीटर के थ्रू कोई भी करंट पास ना हो, अदरवाइज ये क्या करेगा कि हमेशा एरर प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो वोल्ट मीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, ताकि उसको ऐड करने पर ओवरऑल सर्किट के रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये ध्यान रखना है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो, ताकि एरर जीरो हो जाए। लेकिन बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता है, तो हम उसको एज हाई एज पॉसिबल रखते हैं ताकि आपका एरर कम से कम हो। तो वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आपके मेजरमेंट में जो एरर आ रहा है यही कहलाता है लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। मतलब वोल्ट मीटर का लोडिंग इफेक्ट है यहां पर, जिसके कारण सिस्टम में एरर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप हाई सेंसिटिव वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करके इस लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट अगर मिनिमाइज करना है तो आप क्या करेंगे, हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सेंसिटिविटी एक्चुअल में है क्या। क्लियर है बेटा? तो चलिए आते हैं, बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको एक बार पढ़ते हैं, एक बार ट्राई कीजिए बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है, एक बार ट्राई करना है इसको। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ विट स्टोन ब्रिज रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ 6 ओम। अ विट स्टोन ब्रिज रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ 6 ओम, मतलब कितना चेंज हो रहा है, 6 ओम का, इन द अननोन आर्म ऑफ द ब्रिज टू प्रोड्यूस द चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ 2 mm ऑफ द गैल्वेनोमीटर। मतलब कोई भी आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या है ये सब अभी कुछ नहीं समझना है, केवल आपको मेन चीज मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझो। ये आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और यहां पर आपने क्या लिख रखा है, एक गैल्वेनोमीटर रखा है। तो ये कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी अननोन आर्म, सपोज ये कोई अननोन आर्म है, मान लिया ये कोई क्या है, अननोन आर्म, आप इस अननोन आर्म में चेंज कर रहे हो। कितना हमने चेंज किया, सपोज वो चेंज किया हमने डेल्टा आर बराबर 6 ओम का बेटा। तो आपने अननोन आर्म में कितने ओम का चेंज कर दिया, 6 ओम का। तो डेफिनेटली इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा, बिकॉज जब ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होता है, तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप क्या कर रहे हो, अननोन आर्म में चेंज कर रहे हो, देन उसके कारण, उस चेंज के कारण, विथ रेस्पेक्टिव टू द चेंज हमेशा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया। तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट, और जो आपने इनपुट में चेंज किया वो अननोन रेजिस्टेंस में चेंज था। तो यहां पर क्या कर रहे हो, आप इनपुट में चेंज कर रहे हो, तो आउटपुट में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। और कितने mm का डिफ्लेक्शन हुआ, तो यहां पर पता चला कि 2 mm का डिफ्लेक्शन हुआ। दैट मींस ये हमारा क्या है, आउटपुट है, और यहां पर चेंज इन द अननोन आर्म ये हमारा क्या है, इनपुट है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द सेंसिटिविटी, हमें क्या बताना है, सेंसिटिविटी बताना है। तो बेटा आपको पता है कि सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। याद रखना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए आउटपुट या इनपुट बदल सकता है। जैसे अगर हम बात करें ओमीटर का, जब हम बात करेंगे ओमीटर के केस में, देन फॉर ओमीटर आप देखोगे कि सेंसिटिविटी ओमीटर की कितनी, चेंज इन आउटपुट का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन में चेंज होगा, और डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, और इनपुट क्या है ओमीटर के लिए, करंट हो जाएगा। अगर हम बात करें वोल्ट मीटर के लिए, तो वोल्ट मीटर के लिए सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर कितना, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। आउटपुट क्या है बेटा, डिफ्लेक्शन है, और इनपुट क्या होगा, वोल्टेज होगा। यहां सेंसिटिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यहां पर रेडियन या डिग्री पर एम्पियर हो जाएगी। यहां पर सेंसिटिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन या डिग्री या mm पर वोल्ट हो जाएगा। तो अलग अलग यार आपका सेंसिटिविटी की यूनिट हो जाएगी, डिपेंडिंग करेगा ये कि आपका आउटपुट या इनपुट कैसा है। तो इसीलिए हमने बोला कि सेंसिटिविटी क्या है, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। तो बताइए आउटपुट में कितना चेंज हुआ, आउटपुट में पहले डिफ्लेक्शन कितना था, 0, जब ब्रिज क्या थी, बैलेंस। लेकिन अब कितना डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे ही चेंज किया 2 mm का, तो डिफ्लेक्शन आपका आ गया 2 mm का, डिवाइडेड बाय इनपुट में कितना चेंज आपने किया, 6 ओम का किया था। तो इनपुट में बेटा चेंज कितना किया था, 6 ओम का किया था। तो यहां पर आउटपुट किस में आया है, mm में, और इनपुट किस में है, ओम में। तो यहां पर हम सेंसिटिविटी की यूनिट लिख सकते हैं mm पर
ओम। तो क्या यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर कितना 1/3 mm पर ओम, इसकी क्या आ जाएगी, सेंसिटिविटी आ जाएगी। तो सेंसिटिविटी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितनी आ रही है सेंसिटिविटी, 1/3 mm पर ओम। एक टर्म आप यहां पे देखो, एक टर्म आपको दिया है एंड डिफ्लेक्शन फैक्टर, तो आपको डिफ्लेक्शन फैक्टर भी कैलकुलेट करना है। तो बेटा एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी हमें डिफ्लेक्शन फैक्टर की बात करें तो डिफ्लेक्शन फैक्टर है क्या, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, डिफ्लेक्शन फैक्टर अगर रिप्रेजेंट करें हम इसको डीएफ से, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी। ध्यान रखना है, सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल ही क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर कितना, 1 सेंसिटिविटी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा जा चुका है। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर 1 सेंसिटिविटी, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, डिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर 1 सेंसिटिविटी। अब यहां पर आप बताओ कि अगर हम डिफ्लेक्शन फैक्टर निकालें तो डिफ्लेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/1/3, तो ये आ गया 3 ओम पर mm। याद रखना है रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी है, वहां सेंसिटिविटी mm पर ओम में थी, तो यहां डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या आ जाएगा, ओम पर mm में आ जाएगा। सेंसिटिविटी को हम स्केल फैक्टर भी बोलते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नोट में एक पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट में हम क्या लिख सकते हैं, सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केल फैक्टर। क्या कहलाएगा बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केल फैक्टर। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। डिफ्लेक्शन फैक्टर को हम क्या कह सकते हैं, सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल है, इसीलिए डिफ्लेक्शन फैक्टर को हम इनवर्स सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। डिफ्लेक्शन फैक्टर is also known as इनवर्स सेंसिटिविटी। क्या बोल सकते हैं बेटा, इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स सेंसिटिविटी। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट का क्या है, फिगर ऑफ मेरिट है। सेंसिटिविटी क्या है, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट है। सेंसिटिविटी अगर कैलकुलेट करनी है तो ये देखना होगा कि आउटपुट में चेंज कितना है डिवाइडेड बाय इनपुट में चेंज कितना है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग आपके इनपुट और आउटपुट्स हो सकते हैं, तो सेंसिटिविटी की यूनिट भी अलग अलग हो सकती है। ये हमने अमीटर के लिए दिखाया तो किसमें होगा, डिग्री, रेडियन या mm पर एम्पियर में। अगर हम वोल्ट मीटर के लिए दिखाएं तो डिग्री, रेडियन या यहां पर आप देख सकते हैं mm पर वोल्ट में हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि नॉर्मली जो सेंसिटिविटी होती है वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट की अगर हाई है तो लोडिंग इफेक्ट हमेशा कम होगा। सेंसिटिविटी हमेशा हम इंस्ट्रूमेंट में क्या चाहते हैं, हाई प्रेफर करना चाहते हैं, ताकि लोडिंग इफेक्ट के कारण जो एरर आ रहा उसको हम मिनिमाइज कर सकें। क्लियर है बेटा। सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल हमने बताया कि इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन फैक्टर। सेंसिटिविटी का दूसरा नाम स्केल फैक्टर है। डिफ्लेक्शन फैक्टर को हम इनवर्स सेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। और डिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर कितना, 1 सेंसिटिविटी। एक और इंपॉर्टेंट रोल सेंसिटिविटी प्ले करता है ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल। मतलब आप अलग अलग तरह के स्केल की अगर डिजाइनिंग करते हैं तो वहां पर आपकी सेंसिटिविटी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सेंसिटिविटी बराबर कितना, 1 फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और मैंने बेटा एक चीज आपको बताई कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ज्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी हमेशा कम होगी। बोलो चमका या नहीं चमका। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं चमक रहा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा और वर्क करने की जरूरत है बेटा। इसी को आप लेक्चर को 1-2 बार देखेंगे तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आई। तो यहां पे आंसर क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था यार कि सेंसिटिविटी बताना है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट कर दिया चेंज, और चेंज कितना है हमने लिख लिया 2/6, 1/3 आ गया। और उसके बाद डिफ्लेक्शन फैक्टर बताना था, तो सेंसिटिविटी का क्या है, रेसिप्रोकल होता है। क्लियर। तो आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपका सेंसिटिविटी से रिलेटेड क्लियर हो गया है। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने प्रिसीजन के बारे में बताया, हमने रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में बताया, रिपीटेबिलिटी के बारे में बताया, और उसके साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया कि सेंसिटिविटी क्या है। और नॉर्मली बेटा यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक सेंसिटिविटी के बारे में। किसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, केवल और केवल स्टैटिक सेंसिटिविटी के बारे में ही डिस्कशन हमारा हो रहा है। क्लियर। तो आई थिंक यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार पूछा जा चुका है, रिजोल्यूशन क्या है। रिजोल्यूशन क्या है।
तो चलिए बेटा यहां पर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन एक तरह से नॉर्मली इसका दूसरा नाम है डिस्क्रिमिनेशन। क्या है इसका दूसरा नाम? डिस्क्रिमिनेशन। तो हम ये लिख सकते हैं रेजोल्यूशन को हम दूसरा नाम अगर दे तो इसका दूसरा नाम क्या है? रेजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, रेजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा कि रेजोल्यूशन क्या होता है? फॉर द मिनिमम चेंज इन अ इनपुट इफ देयर इज अ चेंज इन आउटपुट विच इज मेजरेबल इन द वैल्यू फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन के बारे में अगर बोला जाए क्या है तो हम ये कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन फॉर द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट इफ देयर इज अ डेफिनेट न्यूमेरिकल चेंज इन आउटपुट दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। मतलब अगर आप इनपुट में एक बहुत ही स्मॉल चेंज कर रहे हो और आउटपुट पे भी एक न्यूमेरिकल चेंज आप मेजर कर पा रहे हो, एक मिनिमम चेंज आप आउटपुट पे भी वो मेजर कर पा रहे हो, देन वही क्या कहलाएगा? आपका रिजोल्यूशन कहलाएगा। मींस रिजोल्यूशन इज द मिनिमम चेंज इन आउटपुट विच इज डिटेक्टेड एट द इनपुट इन द वैल्यू फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप जितना भी स्मॉलेस्ट चेंज पर आप इनपुट में कोई जितना स्मॉलेस्ट चेंज कर रहे हैं, अगर आउटपुट पे आपको वो स्मॉलेस्ट चेंज आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, दैट मींस उस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन क्या है? ज्यादा है। उस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन क्या है? ज्यादा है। याद रखना, सेंसिटिविटी आउटपुट और इनपुट में चेंज का रेशियो है। लेकिन अगर इसके पहले आप देख रहे हैं कि आपने ये चीज डिस्कस की थी, यहां देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि हम यहां पर इनपुट में चेंज कर रहे हैं कितना? 6 ओम का। तो अगर 6 ओम का चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में कितना आ रहा है? 2 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो बेटा ये जो डिफ्लेक्शन है हम मेजर कर पा रहे हैं ना, अगर वो मिनिमम चेंज आप यहां पे करो इनपुट में और वो आउटपुट पे भी आप क्या कर सकें? डिटेक्ट कर सकें, देन वो मिनिमम चेंज के लिए जो आपने आउटपुट पे डिटेक्ट कर लिया है वही क्या कहलाएगा? आपका रिजोल्यूशन कहलाएगा। तो रिजोल्यूशन क्या है बेटा? रिजोल्यूशन इज for the smallest change in the input, for the smallest change in input if there is measurable change for the smallest change in the input if there is a measurable change in output, if the measurable change in output, क्या कह सकते हैं इसको? resolution कह सकते हैं। if there is measurable change, या इसी को हम बोल सकते हैं definite change, इसी को क्या बोल सकते हैं? measurable या definite, there is definite change in the output is called resolution, डेफिनेट चेंज इन आउटपुट। तो ध्यान रखना है कि रेजोल्यूशन क्या है बेटा? रेजोल्यूशन कहने का मतलब ये है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट में सबसे कम एक स्मॉलेस्ट चेंज कर रहे हैं, अगर आउटपुट पे वो डिटेक्टेबल है जिसको हम मेजर कर सकें, देन उसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो ध्यान रखना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन हमेशा क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ताकि आप कोई भी स्मॉलेस्ट चेंज उसमें करिए, आपके आउटपुट पे वो चेंज डिटेक्टेबल होना चाहिए या मेजरेबल होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि जब भी हम इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट बराबर कितना होगा? दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा रिजोल्यूशन होता है, दैट रिजोल्यूशन बराबर फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो याद रखना है रिजोल्यूशन कितना होगा? रिजोल्यूशन होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर बात करें कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखें कि नंबर ऑफ डिविजन्स अगर बढ़ता जाए,
नंबर ऑफ डिविजन्स अगर आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन भी क्या होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन भी बेटा बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना है, यहां इस फॉर्मूले पे मत जाइए कि हाँ नंबर ऑफ रिजोल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं तो रिजोल्यूशन कम हो जा रहा है। यहां पर अगर हम बात करें कि कम से कम वो मेजर करेगा तब देन उस समय रिजोल्यूशन आपका बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिविजन्स आप बढ़ाते जाओगे, आपका रिजोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे देख सकते हैं, मान लिया कि यहां पर हमारे पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट 0 से लेके 5 एम्पियर तक का है। तो आप बताइए इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है, 5 एम्पियर है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो हमने बता दिया इसका कितना है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 एम्पियर है। अब बेटा अगर हम बात यहां पर करें कि मान लिया इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स हमने कितने ले लिए, नंबर ऑफ डिविजन्स हमने ले लिए 2, एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये है। तो मान लिया हमने यहां पर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने ले लिए, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ डिविजन्स हमने 3 ले लिए। जब भी नंबर ऑफ डिविजन्स आप बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ डिविजन्स आपने कितने ले लिए, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो बताइए इसका रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा। अगर इसका रिजोल्यूशन देखें तो फुल स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स दैट इज 1 पॉइंट, यहां पर कितना हो जाएगा 5/3। 5/3 का मतलब 1.67 ऑलमोस्ट। तो इसका रिजोल्यूशन आ गया 1.67। अगर हम बात करें कि एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इस दूसरे इंस्ट्रूमेंट में यहां पर अगर देखें तो यहां पर हम नंबर ऑफ डिविजन्स 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर 0 to 5 एम्पियर, मतलब हमारा जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो अभी भी कितना है, 5 एम्पियर तक का ही है। लेकिन अब नंबर ऑफ डिविजन्स आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 और 5। तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ डिविजन्स हमने यहां पर मान लिए 5। और तो रिजोल्यूशन यहां पे अगर देखा जाए तो रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा, रिजोल्यूशन अगर देखें यहां पर बेटा तो रिजोल्यूशन बराबर 5/5, ये कितना आ जाएगा 1। यहां पर अगर देखा जाए तो 1 एम्पियर पर डिवीजन इसका रिजोल्यूशन आया, और यहां पे 1.67 एम्पियर पर डिवीजन इसका रिजोल्यूशन आया। तो आप देख रहे हो यहां पर कि अब अगर आप 1 एम्पियर पर डिवीजन का मतलब यहां पर आप मिनिमम कितना मेजर कर पा रहे हो, मिनिमम 1 एम्पियर का भी आप चेंज करते हो इनपुट पे, तो आउटपुट को आसानी से आप मेजर कर पाओगे। तो इसका रिजोल्यूशन हाई है। तो यहां पर हम देखेंगे ये हाई रिजोल्यूशन है। ध्यान रखना, रिजोल्यूशन की वैल्यू अगर लो है इसका मतलब रिजोल्यूशन क्या है, हाई। मतलब आप वो मिनिमम 1 एम्पियर मेजर कर पा रहे हो, लेकिन यहां पर कितना मेजर कर पाओगे, मिनिमम 1.67 एम्पियर आप मेजर कर पा रहे हो। दैट मींस हाई आप करंट मेजर कर पा रहे हो इससे, तो इसका रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि इसका रिजोल्यूशन क्या है, लो रिजोल्यूशन है। ध्यान रखना, इसीलिए हमने बोला कि जब आप नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाते जाओगे तो आपका रिजोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है, नंबर कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि फॉर द मिनिमम चेंज इन इनपुट और डिटेक्टेबल चेंज एट द आउटपुट, मतलब वो कम से कम इनपुट में आप चेंज कर रहे हो जो आउटपुट पे डिटेक्ट हो जा रहा है। तो आप अगर कम से कम कितना चेंज कर रहे हो, अगर 1 एम्पियर भी चेंज कर रहे हो तो आउटपुट पे वो 1 एम्पियर शो कर देगा। लेकिन यहां पर 1 एम्पियर वो शो नहीं कर पाएगा, वो कितना शो करेगा, 1.6 एम्पियर, 7 एम्पियर शो करेगा। तो इसका रिजोल्यूशन क्या है, हाई है, और इसका रिजोल्यूशन लो है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन ये चीजें फॉर द सेम फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फॉर द सेम फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा। तो रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन हमने बोला कि अगर स्मॉलेस्ट चेंज इनपुट में कर रहे हैं तो आउटपुट में भी क्या होगा, एक डेफिनेट न्यूमेरिकल चेंज होगा। और रिजोल्यूशन क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डिविजन्स को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आपका रिजोल्यूशन भी बढ़ता जाता है फॉर द सेम रेंज। यहां पे ध्यान रखना है कि रिजोल्यूशन भी बढ़ता जाता है फॉर द सेम रेंज। तो नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाएंगे, रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा फॉर सेम रेंज। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। क्लियर है, तो यहां पे हमारा रिजोल्यूशन भी कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं और ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेटा यहां पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ मूविंग कॉइल वोल्टमीटर हैज अ यूनिफॉर्म स्केल विथ 100 डिविजन्स, द फुल स्केल रीडिंग इज 300 वोल्ट। बताइए यहां पे फुल स्केल रीडिंग कितनी है, 300 वोल्ट है। तो यहां पर फुल स्केल रीडिंग 300 है, इसका मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया है कितना बेटा, 300 वोल्ट का दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि एंड 1/5 ऑफ द स्केल डिवीजन कैन बी एस्टिमेटेड
विद अ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, याद रखना यहाँ पे सर्टेनिटी है, इसका मतलब ये इसके रिजोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो आपका स्केल है उसका डिवीजन क्या है, 1/5 है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विथ सर्टेनिटी। तो हम कितना मेजर कर रहे हैं, 1/5 ऑफ द स्केल डिवीजन मेजर कर पा रहे हैं। डिटरमाइन द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन वोल्ट। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन क्या है। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यह कह रहा है कि एक मूविंग कॉइल वोल्टमीटर है जिसका एक यूनिफॉर्म स्केल है और उसमें कितने डिवीजन है, 100 डिविजन्स है। तो ध्यान रखना है, यहां पर अगर देखा जाए तो एक 0 to 300 वोल्ट का वोल्टमीटर है और इसमें अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल्स टू 100 बेटा नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। अब ये कह रहा है कि एंड 1/5 ऑफ द स्केल डिवीजन कैन बी एस्टिमेटेड विथ अ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। कहने का मतलब यहां पर अगर देखें तो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, ऐसे ही कितने हैं, ऐसे ही 100 डिवीजन है। और इसमें भी आप देखें इस एक डिवीजन के लिए, बेटा यहां पर ध्यान दो, इस एक डिवीजन के लिए, इस एक डिवीजन के लिए, एक डिवीजन के लिए आप इसका 1/5 क्या कर रहे हो, आसानी से विथ सर्टेनिटी मेजर कर पा रहे हो। तो रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, वो मिनिमम चेंज इनपुट का जो आउटपुट पे विथ सर्टेनिटी आप डिटेक्ट कर सको, वही क्या है, रिजोल्यूशन है। तो यहां पर अगर देखा जाए कि एक डिवीजन का कंट्रीब्यूशन पहले कितना है, तो एक डिवीजन का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो टोटल कितना है, 300 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन कितने हैं, 100। तो एक डिवीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, 3 वोल्ट का। मतलब जब आपका पॉइंटर एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन करेगा तो हम कितना मेजर कर सकते हैं, 3 वोल्ट मेजर कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये कह रहा है कि 3 वोल्ट जो है वो आपका मिनिमम नहीं है, वो मिनिमम विथ सर्टेनिटी कितना मेजर कर सकता है, एक डिवीजन मतलब 3 वोल्ट का 1/5 मेजर कर सकता है। तो इसका रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन वो मिनिमम चेंज इनपुट में जो आउटपुट पे डिटेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1/5 ऑफ द डिवीजन। और डिवीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 3 वोल्ट का। तो रिजोल्यूशन हमें वोल्ट में ही बताना है, डिवीजन में बताना होता तो 1/5 तो देखा है। तो डिवीजन क्या है, फॉर द सेम डिवीजन 1/5 है, तो आप डिवीजन में तो 1/5 रिजोल्यूशन है, लेकिन इन वोल्ट बताना है तो 1/5 ऑफ 1 डिवीजन, तो कितना हो जाएगा ये 0.6 वोल्ट। तो ध्यान रखना है बेटा कि इसका रिजोल्यूशन 0.6 वोल्ट है, मतलब वो मिनिमम 0.6 वोल्ट ये आसानी से अगर आप इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट पे वो डिटेक्ट कर लेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.6 वोल्ट। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। टोटल फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, 300 तक। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ डिविजन हमने कितने किए हैं, यहां पर 100 किए हैं, तो नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं, 100 हैं। ये चीज ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डिविजन्स यहां पे कितने हैं, 100 है। तो टोटल कितना, 0 to 300, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं यहाँ पे, 100। तो एक डिवीजन पे कंट्रीब्यूशन कितना, 3 वोल्ट का। और ये कह रहा है कि विद सर्टेनिटी ये कितना मेजर कर सकता है, मिनिमम 1/5 ऑफ द 1 डिवीजन। और अगर एक डिवीजन का 1/5 तो 3 का 1/5 कितना हो गया, 0.6 वोल्ट। यही इसका रेजोल्यूशन है। मतलब कि अगर यहां पे आप 0.6 वोल्ट भी आप डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मिनिमम चेंज, तो वो 0.6 वोल्ट तक डिटेक्ट कर लेगा आसानी से विथ सर्टेनिटी। इज दैट क्लियर। तो यहां पे आपको रेजोल्यूशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा कि रेजोल्यूशन है क्या। क्लियर है, रेजोल्यूशन यहां पे आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं फाइनली, आज की क्लास में इतना ही हमें डिस्कस करना था बेटा। तो आज की क्लास में हमें केवल इतना ही डिस्कस करना था कि क्या क्या आपको आज की क्लास में हमने डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एज अ समरी बताएं। तो हमने सबसे पहले आज डिस्कस किया है कि बेटा प्रिसीजन क्या होता है। तो हमने अगर बोला कि प्रिसीजन क्या है, तो प्रिसीजन आपको बताना है कि इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द मेजर्ड वैल्यू। मतलब मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है वही क्या कहलाता है, प्रिसीजन कहलाता है। प्रिसीजन हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के लिए। मतलब वो क्लोजनेस आप ज्यादा रखो, हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट ही आप नॉर्मली प्रेफर कर रहे हो। प्रिसीजन कभी भी एक्यूरेसी के बारे में गारंटी नहीं देता है। अगर इंस्ट्रूमेंट हाईली प्रिसाइज है इसका मतलब नहीं कि उसकी एक्यूरेसी भी हाई होगी, तो इट डजंट गिव गारंटी अबाउट द एक्यूरेसी। उसके साथ साथ हमने बताया कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एक्यूरेसी है और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्रिसीजन है। नेक्स्ट हमने यहां पर आपको बताया कि रिपीटेबिलिटी क्या होती है। रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि सेम कंडीशंस में आप क्या कर रहे हो, सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा ऑब्जर्वर्स मल्टीपल टाइम सेम रीडिंग अगर प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाएगा, रिपीटेबिलिटी कहलाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। बेटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस आप डिफरेंट ऑब्जर्वर द्वारा सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप सेम रीडिंग को मल्टीपल टाइम्स गेट करते हो तो उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट उसके बाद हमने आपको बताया कि सेंसिटिविटी क्या है। तो बेटा हमने ये बताया कि सेंसिटिविटी नाम से ही पता चल रहा है कि सेंसिटिव होगा, दैट मींस इनपुट में चेंज करने पर आउटपुट में चेंज होगा, देन यही रेशियो क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या है, इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट टू द चेंज इन आउटपुट, सॉरी इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी हाई होगी तो लोडिंग इफेक्ट हमेशा क्या होगा, कम होगा। हम हमेशा चाहते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी क्या रहे, हाई रहे। नेक्स्ट अगर बात करें कि सेंसिटिविटी को हम स्केल फैक्टर भी बोलते हैं, इनवर्स सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है, ये रेसिप्रोकल होता है सेंसिटिविटी का। और अगर हम बात करें कि सेंसिटिविटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, और सेंसिटिविटी बराबर 1/IFSD। बेटा अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ज्यादा होगा तो उसकी सेंसिटिविटी हमेशा कम होगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कम है तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी का अलग अलग आपका यूनिट हो सकता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं जहां पे सेंसिटिविटी आपका डिफरेंट हो सकता है। ओमीटर के लिए डिग्री और रेडियन पर एम्पेयर, वोल्ट मीटर के लिए डिग्री और रेडियन पर वोल्ट, तो अलग अलग है यहां पर सेंसिटिविटी। और फिर इससे रिलेटेड हमने एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। तो सेंसिटिविटी हमने यहां पे डिस्कस करने के बाद फाइनली आपको बताया रिजोल्यूशन। और मैंने पहले भी बताया था बेटा ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एक्यूरेसी, दूसरा प्रिसीजन, तीसरा सेंसिटिविटी, चौथा रिजोल्यूशन। तो ये चारों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो कौन कौन सी थी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी। रिजोल्यूशन के बारे में हमने बताया कि फॉर द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट, अगर आउटपुट पे एक सर्टेनिटी के साथ चेंज हो रहा है और वो डिटेक्टेबल है या मेजरेबल है तो उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। हमेशा हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका रिजोल्यूशन भी बढ़ता जाता है। मतलब वो मिनिमम क्वांटिटी जो हम मेजर कर पाए एट द आउटपुट विथ सर्टेनिटी, वही क्या कहलाता है, हमारा रिजोल्यूशन कहलाता है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, बाकी चीजें हम अगले सेशन में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कोई भी एग्जाम आए उससे घबराइए मत, बस कॉन्टिन्यूसली आपको एफर्ट करना है। डेफिनेटली वन डे यू विल क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन या यू विल अचीव ऑल योर गोल्स। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।